अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फॉसिल्स पैलियोंटोलॉजी के नए टॉपिक के साथ जिसमें हम फॉसिल्स के डेफिनेशन, फॉसिल्स के आइडेंटिफिकेशन और नेसेसरी कंडीशंस फॉर फॉसिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। लेट्स से व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? द साइंसेस वी डील और द स्टडी ऑफ द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मुर्दा जानवरों और मुर्दा पौधों की फॉसिलाइज्ड रिमेन्स, बाकियात, वहाँ पर प्रिजन शुदा, महफूज शुदा बाकियात के इल्म को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, या फिर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। वेरी सिंपल, हम फॉसिल्स के इल्म को भी पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। याद रहे कि पैलियोंटोलॉजी ग्रीक वर्ड पैलियोस से लिया गया है। पैलियोस मीन्स एंशियंट, कदीम, पुराना, और ओंटा दैट मीन्स एग्जिस्टिंग, लोगोस टू स्टडी और हैव अ नॉलेज। देन पैलियोंटोलॉजी may again be divided into following subdivisions. पैलियोंटोलॉजी के ये कुछ पार्ट्स पे हैं। नंबर 1, पैलियोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। तो फॉसिल्स ऑफ प्लांट के इल्म को पैलियोबॉटनी कहा जाता है। व पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल स्पोर्स एंड पोलन्स। पोलन्स और स्पोर्स के फॉसिल की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। जबकि पैलियोजूलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों के फॉसिल के इल्म को पैलियोजूलॉजी कहा जाता है। चूँकि जानवर दो तरह से होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और ओवर्टिब्रेट्स। डेफिनेटली पैलियोजूलॉजी इज आल्सो रेफर्ड एज इनवर्टिब्रेट paleontology and then vertebrate paleontology. About invertebrate paleontology, this is the study of fossil animals without backbone. ऐसे जानवर जो बगैर रीढ़ की हड्डी के होते हैं, उनके फॉसिल्स की स्टडी इनवर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। इन सिंपल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की पैलियोंटोलॉजी को, फॉसिल्स को इनवर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। जबकि वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल रिमेन्स विद बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। जबकि हम ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, उनके फॉसिल्स की स्टडी को हम वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रो पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ फॉसिल दैट आर सो स्मॉल दैट कांट बी स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप ओनली। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र नहीं आते, उनके इल्म को मैक्रो पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। इन सिंपल सेंस इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की स्टडी को हम माइक्रो पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। अबाउट फॉसिल्स, द वर्ड फॉसिल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉसिल्स। तो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ फॉसिल से ये लफ्ज़ लिया गया है, जिसके मानी टग आप खोदने के होते हैं। वी डिफाइन फॉसिल एज द रिमेन्स आर relics of any organism that lived prior to recent times. तो जो कदीम वक्त से भी पहले जानवर पाए जाते थे, उनकी मुर्दा बाकियात फॉसिल कहलाती हैं। And the emphasis in definition is on words prior to recent times. डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं वो प्रायर टू रिसेंट टाइम है, मौजूदा वक्त से पहले का वक्त, यानी कदीम वक्त, जो कि आज से कई अरब साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल द रिसेंट टाइम पीरियड बिगिन अबाउट 10 to 15,000 ईयर्स अगो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मुताबिक मौजूदा दौर आज से 10 से 15,000 साल कबल शुरू हुआ। इन अदर वर्ड्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इन अदर words, if one finds a skeleton or the remains of an organism that died out within last 10 to 15,000 years, it will not be considered as fossil. Very simple, अगर आपको ऐसा फॉसल या डेड रिमेन ऑफ एनिमल मिलता है जो आज से तकरीबन 10 से 15,000 सालों के अंदर मरा है, तो 10 से 15,000 सालों के अंदर मरने वाले जानवरों के डेड रिमेन्स को आप फॉसल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिसेंट टाइम है। और फॉसल के लिए टर्म प्रायर टू रिसेंट, बिफोर टू रिसेंट टाइम इस्तेमाल होती है, यानी 10 से 15,000 साल पहले जो जानवर मरे हैं उनके फॉसल्स कहला सकते हैं। This term has been reserved for objects indicating the presence of prehistoric organisms. लिहाजा फॉसल की टर्म
प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म को, हिस्ट्री से पहले के जानदारों को, यानी 10 से 15,000 साल पहले के जानदारों के फॉसल के लिए यूटिलाइज की जाती है, एंड गिविंग सम एविडेंस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड हैबिट्स। तो इस प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के साइज, स्ट्रक्चर, शेप और हैबिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। As usual, a fossil is defined as any remains, trace or imprint of a plant or animal that has been preserved by natural process in Earth's crust from some distance geological time. It's unimportant. वेरी सिंपल, फॉसल को डिफाइन करते हुए बयान किया गया है किसी भी पौधे या जानवर के डेड रिमेन्स या उनके ट्रेस या उनके नक्शजात जो किसी चट्टान या अर्थ क्रस्ट से बने हैं, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि ये जियोलॉजिकल टाइम से फॉर डिस्टेंस बहुत दूर होने चाहिए। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में भी या जियोलॉजिकल टाइम में भी इन्हें कदीम होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, टॉप पे नहीं होना चाहिए। फिर ये किसी एनिमल, प्लांट्स के डेड रिमेन्स के इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं या फिर उनके डेड बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट टाइम। अहम तरीन बात यह है कि ये फॉसल अर्थ हिस्ट्री, उस वक्त की अर्थ हिस्ट्री के बारे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। नो हियर इज फॉसल आइडेंटिफिकेशन। फॉसल्स आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस बाय विच इट वॉज फॉर्म्ड। अमूमन फॉसल्स की पहचान उस प्रोसेस से करते हैं जिसके ज़रिए ये बने होते हैं, लाइक पेट्रिफिकेशन, मोल्ड्स, कास्ट्स, इम्प्रिंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देन ट्रेस फॉसल्स। तो ये फॉसल फॉर्मेशन के यहाँ पर 5 पैटर्न्स मेंशन किए गए हैं। ये आज के हमारे लेसन का हिस्सा नहीं है, ये लेक्चर 2 या पार्ट 2 इससे अगले लेक्चर का हिस्सा है। हम इन 5 पार्ट्स को वहाँ डिटेल से लेंगे। लेट्स से कंडीशंस फेवरिंग फॉसलाइजेशंस, वो शराइत जिनके तहत फॉसलाइजेशन हुई। ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट लिविंग ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पास्ट हैव बीन प्रिजर्व्ड एज फॉसल्स। सिर्फ माजी के फॉसल्स पर अगर हम निगाह दौड़ाएं तो जियोलॉजिकल पास्ट ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ उन जानदारों के हमें फ्रैक्शन ऑफ फॉसल्स मिलते हैं जो पास्ट में रहते थे। हर एक के नहीं मिलते, ऑलमोस्ट 90% के नहीं मिलते, जस्ट 10% के मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ओनली 1 out of each 1,000 species of prehistoric organisms have been fossilized। तो हमें फॉसल्स हज़ारों में से सिर्फ एक स्पीशी का प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म में से फॉसल मिलता है। यानी हम कदीम हिस्ट्री में चले जाएं, प्री हिस्टोरिक टाइम पे चले जाएं, 1000 स्पीशी मरती है तो सिर्फ एक स्पीशी का फॉसल हमें मिलता है, 9,999 स्पीशी का फॉसल अवेलेबल नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नॉर्मली द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट आर टोटली डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली हकीकत ये है कि 999 स्पीशीज़ के फॉसल्स नेचुरल डिस्ट्रक्शन की वजह से ख़त्म हो गए, अब वो हमें नहीं मिलते। 3 स्पेशल कंडीशंस अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर फॉसलाइजेशन। 3 आम शराइत हैं जिनके तहत फॉसलाइजेशन होती है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली है पोसेशन ऑफ हार्ड पार्ट्स। जानदारों के जिस्मानी हिस्से बहुत सख्त हुआ करते थे। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव अ मच बेटर चांस ऑफ बीइंग प्रिजर्व्ड। एनिमल्स और प्लांट्स के पास बेहतरीन चांस होता है कि वो अपने पार्ट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं एज पार्ट ऑफ द फॉसल बना लेते हैं। इफ़ दे हैव हार्ड पार्ट, शर्त ये है कि उनके जिस्मानी पार्ट सख्त हों। अगर जानवरों या पौधों के जिस्मानी पार्ट सख्त होते हैं तो वो अपने सख्त हिस्सों को फॉसल के तौर पे प्रिजर्व कर लेते हैं। दीज हार्ड पार्ट्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ बोन्स, टूथ, शेल, काइटन और वुडी टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। तो जानवरों में से वो हार्ड पार्ट हड्डियाँ, दांत, शैल या काइटन पर मुश्तमिल होता है। चाप के प्लांट्स में वो लकड़ी हो सकती है। अंडर एक्सेप्शनली फेवरेबल कंडीशंस, हाउएवर, इवन सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स सच एज जेलीफिश, worms and insects may be preserved as impressions or carbon residues. It's an important। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है कि बाद सॉफ्ट बॉडी रखने वाले डेलिकेट किस्म के जानवरों के भी फॉसल्स मिलते हैं। तो वो सॉफ्ट बॉडीड जानवर या सॉफ्ट बॉडी डेलिकेट जानवर जेलीफिश, वार्म्स, इंसेक्ट्स हैं जिनके हमें इम्प्रेशंस, चट्टानों के ऊपर सख्त
पार्ट्स के ऊपर निशानात मिलते हैं या फिर कार्बन रेसिड्यूज निशानात मिलते हैं और उनमें से बचे खचे कार्बन पाई जाती है जो उनके फॉसल होने की दलील भी है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे फ़िश का हमें इम्प्रिंट या बोनी फॉसल दिखलाया गया है, जबकि जेली फ़िश का पार्ट 2 के ऊपर हमें सिर्फ इम्प्रिंट दिखलाया गया। बोनी फिश इज़ इटसेल्फ अ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, जबकि फ़िश इज़ नॉट अ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। ये अमूमन बोनी फ़िश है तो हार्ड पार्ट है, तो दोनों हमें सॉफ्ट पार्ट वाले भी फॉसल दिखलाए गए हैं और हार्ड पार्ट्स वाले भी दिखलाए गए हैं। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड 99% हार्ड बॉडी पार्ट्स के फॉसल्स मिलते हैं। एक्सेप्शनली है कि हमें सॉफ्ट बॉडी पार्ट के फॉसल मिले। सेकंड स्टेप है एस्केप फ्रॉम इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। अगर जानदार चूहे तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, वो अपनी तोड़ फोड़ से पहले ही एस्केप कर जाए। यूजुअली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट्स सॉफ्ट पार्ट्स आर क्विकली ईटन बाय स्कैवेंजर्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बहुत बड़ा इशू है। जो ही कोई सॉफ्ट बॉडी पार्ट रखने वाला ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट या तो स्कैवेंजर खा जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर हैं अटैक करके डिकम्पोजिशन कर देते हैं, उसे निश्ता कर देते हैं। अगेन द रिमेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द वर्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वेरी सिंपल, जो हमारा माहौल है वो भी इन्हें तबाह बर्बाद कर देता है, इनके जिस्म का कोई सा बाकी नहीं छोड़ता है। एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस लाइक रेन, हीट, प्रेशर, वेव एक्शन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड क्रशिंग। तो जो बाकी मैकेनिकल फोर्सेस हैं जिनमें बारिश, गर्मी, टेम्परेचर, प्रेशर, वेव, स्ट्रॉन्ग वेव्स और हड्डियों का टूट जाना शामिल है, ये भी फसल के पल्ले कुछ नहीं छोड़ते और फसल को परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। सो एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज़ द रैपिड ब्रियल। फ़ौरन जैसे जानवर मरा है आप उसे फ़ौरन दफन कर दें, उसके फॉसल्स बन जाएंगे। यहाँ पर यह फ़िश दिखलाई गई है, शक्ल 1 के अंदर फ़िश मरी है, शक्ल 2 के अंदर उसका हमें फसल अंडर ब्रीड कंडीशन में दिखलाया गया है। तो जैसे ही मरी है फ़ौरन अगर ये ब्री कर जाए, दफन हो जाए, फिर इसका फसल बन सकता है। अगर डिकम्पोज हो जाए या स्कैवेंजर इसे खा जाए फिर कोई फसल नहीं बनता, ज़ाया हो जाएगा। थर्ड, रैपिड ब्रियल इन अ सूटेबल मीडियम, टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मटीरियल इन विच द ऑर्गेनिज्म हैज़ ब्रीड। इट्स एन इम्पॉर्टेंट, जिस जहाँ मरा है और जहाँ ऑर्गेनिज्म ब्री किया जा रहा है, दफन किया जा रहा है, वो प्रोटेक्टिव मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल इनहिबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो स्पेशली उस माहौल पर डिपेंड करेगा जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा था, मर गया है और अब उसमें दफन होना है। अगर तो वो हार्ड है तो वहाँ पर बहुत जल्द फसल बन सकता है। मेरीन एनिमल्स आर मोर लाइकली टू बी प्रिजर्व्ड। मेरीन जानवर धारे में चले जाते हैं, बॉटम पे चले जाते हैं, जल्दी प्रिजर्व करते हैं, जल्दी फसल देते हैं। डिके इज चेक्ड बाय साल्ट वाटर, क्योंकि मेरीन वाटर में साल्ट बहुत ज़्यादा होता है जो डिके को रोक देता है। इन द ओशंस लाइफ मैनी एनिमल्स विद सेक्रेट शेल्स, देयर आर फिशेस विद बोनी स्केलेटन। तो समंदरों के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शेल रखते हैं, या ऐसे फिशेस हैं जो बोनिंग है, स्केलेटन उनका बोनिंग होता है, लिहाजा शेल्स भी हार्ड हैं, हड्डियाँ भी हार्ड हैं, ये प्रिजर्व हो जाते हैं। व्हेन दिस एनिमल्स डाई देयर हार्ड पार्ट्स सेटल टू द बॉटम एंड आर कवर्ड बाय सॉफ्ट सेडिमेंट एंड दस प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड स्कैवेंजर्स। जैसे ये हार्ड बॉडी पार्ट्स वाले एनिमल्स मरते हैं, बॉटम पे जाते हैं, वहाँ पर प्रिजर्व हो जाते हैं, सेडिमेंट या रेत ऊपर आके, गारा कीचड़ आके उन्हें प्रिजर्व कर देता है, तो उनकी थ्रू डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकती, कोई स्कैवेंजर भी नहीं उन्हें खा सकता, लिहाजा परमानेंटली प्रिजर्व कर जाते हैं और उनका फसल भी बन जाता है। लेटर दे रिमेन ब्रीड इन दी रॉक एंड दस फॉर्म्स फ्रॉम दी सेडिमेंट, लिहाजा वो सेडिमेंट रॉक बनती है, सेडिमेंट रॉक से फसल बन जाता है एंड दस प्रिजर्व्ड एज फॉसल्स, परमानेंट फसल हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें राइट साइड पे फ़िश मरी है, बॉटम के अंदर चली गई है, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, हमें बॉटम के अंदर चट्टान और चट्टान रॉक के ऊपर फ़िश का इम्प्रिंट नज़र आ रहा है। तो आप देखें हार्ड पार्ट्स थे, फ़ौरन आफ्टर देयर ब्रेयल ये प्रिजर्व होगी और फ़ौरन इसका फसल भी बन गया है। हियर as a natural mummies, animals living in desert are preserved by desiccation। जो animals desert में पाए जाते हैं, मरते हैं, उनकी desiccation, फ़ौरन desiccation हो जाती है। जैसे ही desiccation होती है उनकी बॉडी पार्ट्स मज़ीद मोर देन हार्डर हो जाते हैं। तो रैपिड ड्राइंग अप ऑफ बॉडी एज रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन, चूँकि इवेपोरेशन होती है तेज़ से बॉडी खुश्क हो जाती है, जैसे ही खुश्क होती है तो सेडिमेंट रेट वगैरह ऊपर आ जाती है, उसकी फॉसिलाइजेशन करना
आसान होता है। तो यहाँ पर वही कुछ दिखलाया गया है, सन रेज हैं, ये हीट डेड ब्रिड पार्ट के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें से रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ी के साथ होता है, फॉसल जल्दी बन जाते हैं। नाउ हियर इज एम्बर, मैनी एक्सटेंट इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स हैव बीन फाउंड एनकेस्ड इन एम्बर। तो बहुत सारी इंसेक्ट और स्पाइडर एम्बर के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। द येलोइश हार्डन रीजन ऑफ एंशियंट ट्रीज, तो येलो कलर के जो कदीम दरख्त थे उनसे रीजन पैदा होती थी और रीजन सख्त हो जाती थी, तो लिहाजा येलोइश बट हार्डन ट्रीज से पैदा होने वाली हार्ड रीजन में जो एनिमल छुप जाते थे, प्रिजर्व हो जाते थे, उनके भी फॉसल बन गए हैं। तो एम्बर एक्चुअली एंशियंट ट्री के येलोइश हार्ड रीजन कहलाती है जिसमें ये फॉसल बनते हैं। नाउ हियर आर tar pits. Larger animals have been trapped in tar pits and oil seeps. जहाँ पर आयल के ज़ख़ीरे होते हैं वहाँ बड़े बड़े एनिमल्स फंस के धंस के चले जाते हैं, वहाँ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, स्कैवेंजर्स अटैक नहीं कर पाते, लिहाजा वहाँ पर एनिमल्स प्रिजर्व हो जाते थे और फॉसलाइजेशन भी उनकी ईजली हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेलिटीज़ ऑफ दिस टाइप इज़ एट रेंकोला ब्रिया इन लॉस एंजल्स, यूएसए के इलाका लॉस एंजल्स में रेंकोला ब्रिया पर ये टारपिड्स और सी आइल्स के फॉसल्स हमें मिलते हैं। वोल्केनिक ऐश, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से भी फॉसलाइजेशन होती है। इट आल्सो सर्व एज प्रोटेक्टिव मीडियम फॉर फॉसलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही ऐश बाहर की तरफ उड़ती है, जानवरों के ऊपर पौधों के ऊपर पड़ती है, उन्हें फ़ौरन उनमें से उन्हें मार देती है, वो नीचे गिरते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं। चूँकि आग गिरती है उनके बॉडी पार्ट्स हार्ड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो भी फॉसलाइजेशन में आ जाते हैं। लास्ट वन इज़ होपफुली दैट इज़ द आइस। Ice also performs protective material that produces most remarkable preservation. तो आइस भी प्रोटेक्टिव मटेरियल के तौर पे काम करती है, जो जानदार इसमें मर जाता है, दफन हो जाता है, चूँकि आइस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी नहीं होता, स्कैवेंजर्स भी अटैक नहीं करते, तो वो तय दर तय अगर आइस के नीचे एनिमल्स की हार्ड पार्ट छुप जाती हैं तो वहाँ पर भी फॉसलाइजेशन ईजिली हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।